हेलो एवरीवन, मैं हूँ देविका एंड वेलकम बैक टू कोलन स्क्वाड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीटेट ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है अर्थ इन सोलर सिस्टम। एंड उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, क्या क्या चीज़ों को लेके सोलर सिस्टम बनता है, 8 प्लैनेट्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट एंड सो ऑन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्लैनेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी प्लैनेट्स को आज हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे क्योंकि उन प्लैनेट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैप्टर से मैं भी जितना आप सभी को करवा रही हूं वो एग्ज़ाम में मोर देन इनफ है। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। तो अगर आप इतना देख के जाते हो एग्ज़ाम में, आपके लिए सीटेट 2026 या 2027 आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो इतना सफिशिएंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है सन, यानी कि सोलर सिस्टम के सेंटर के बारे में। तो ये सन होता क्या है? तो सन बेसिकली सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम को कहा जाता है। सन क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये किन किन चीज़ों को लेके बना हुआ है? ये बना हुआ है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, जिनका नाम है हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये क्या करता है? ये पूरा एंटायर सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, या फिर पूरे सोलर सिस्टम को अपने फोर्स से अपनी तरफ बाइंड करके रखता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट या फिर चौथा इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो सन क्या है? हमारी पूरे अर्थ में एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सन। और इसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बन जाता है वो है सन रेज टेक्स 8 मिनट्स टू रीच अर्थ, यानी कि सन की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, उन्हें धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 8 मिनट्स। यहाँ पे याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया इन गैसेस के बारे में। तो ये जो गैसेस है एग्जाम में इन्हें हाइड्रोजन एंड हीलियम की जगह कभी कभार पेरी हीलियम बोल के भी ये आ सकता है, तब भी आप लोग इसको करेक्ट बोल के ही टिक कीजिएगा। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे मरकरी के बारे में। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद होगी तब आप लोगों को पता होगा मरकरी क्या है। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि सन के सबसे करीब ग्रहों में से एक ग्रह है मरकरी। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत ही याद रखने की बात है, और PY की भी इससे बन चुका है। तो वो क्या है कि ये पूरे सौर मंडल का, यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इसको कहा गया है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इट हैज़ नो सैटेलाइट, यानी कि इसके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। इसको एक ऑर्बिट पूरा करने में टाइम लगता है 88 डेज। और उसके बाद इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर भी नहीं है। जिस तरह से आपको पता होगा कि अर्थ के पास खुद का एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें जीवन संभव हुआ है, लेकिन मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। और यहीं पे मैं बता दूँ, ऑर्बिट का मतलब होता है ये मरकरी जो है ये क्या करता है? सन के चारों तरफ ये राउंड लगाते रहता है। और सन के चारों तरफ जब कोई प्लैनेट राउंड लगाता है तब उसको ऑर्बिट कहा जाता है। और ये एक ऑर्बिट पूरा करने में मरकरी को लगता है 88 डेज। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। तो वीनस क्या है? तो वीनस इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है एंड एट द सेम टाइम हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कौन सा है, तब ये होगा वीनस। आप लोग गलती से भी मरकरी मत लिखिएगा कि कहीं ना कहीं मरकरी सन से बहुत ही पास है इसीलिए वो गर्म होगा, लेकिन नहीं, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है एंटायर सोलर सिस्टम में। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ। इसको क्या कहा जाता है? अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप और साइज़ है, शेप और साइज़ किसके बराबर है? वो अर्थ के बराबर है। और ये क्या है? सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ के पास आने वाला सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वीनस। इसके बाद इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है और इसको एक ऑर्बिट में टाइम लगता है 225 डेज। आइए उसके बाद में हम जान लेते हैं अर्थ के बारे में, जिसमें कि हम खुद भी रह रहे हैं। तो अर्थ क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट, इट लुक्स लाइक ब्लू इन कलर फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी कि बाहरी स्पेस से अगर इसको देखा जाए तब ये ब्लू दिखाई देता है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, ये एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिसमें जीवन संभव हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग गैसेस पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अर्थ में कौन कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में पाई जाती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर PYQ एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा परसेंटेज के साथ। तो सबसे पहले अर्थ में मिलने वाली जो गैस है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन 21%, और उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 0.009%। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद भी यहाँ पे गर्मी इतनी है। अगर कुछ ज़्यादा अगर हो जाए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तब हम कहीं ना कहीं जल चुके होंगे। और इस अर्थ का जो शेप है, बहुत ही बार लोग कहते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो ओवल शेप है, यानी कि अंडे की जैसी शेप है, लेकिन नहीं, अर्थ की जो शेप है वो है जियोइड शेप। नेक्स्ट है नेचुरल सैटेलाइट इज मून। तो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? वो है मून, यानी कि हमारे चंदा मामा। नेक्स्ट, इसमें पानी कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये सभी PYQ है। तो आप लोग गलती से भी इसमें से एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज बाद में एग्जाम में जाके आप लोग कहेंगे कि मैंने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पे पानी कितनी मात्रा में पाया जाता है, या फिर एग्जाम में कभी कभार 3/4 भी कहते हैं, कभी कभार 2/4 भी कहते हैं, और कभी कभार परसेंटेज में 70 to 75% के बीच में अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम में परसेंटेज दी जाए तब वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज रोटेशन, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। नेक्स्ट आइए जान लेते हैं मार्स के बारे में। तो मार्स क्या है? रेड प्लैनेट, याद रखिएगा, ये एक PYQ है। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं मार्क कर देती हूँ। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इनमें से PYQ पहले भी आ चुके हैं। तो मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट क्योंकि ये लाल कलर का दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। इसके पास 2 मून है, यानी कि 2 सैटेलाइट्स है, जिसका नाम क्या है? फोबोस एंड डीमियोस। नेक्स्ट, इसका टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? अराउंड 62 डिग्री, जिसकी वजह से ये ठंडा होता है। उसके बाद में जानते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर क्या है? इट इज़ द, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीक्वेंस पढ़ा था प्लैनेट्स का, जिसमें हम लोगों ने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट सीक्वेंस को देखा था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या है? इट्स ए गैस जाइंट। ये क्या है? ये गैस का गोला है जिसमें जमीन नहीं होती है। नो लैंड इज फाउंड इन द जुपिटर। नेक्स्ट इज सैटेलाइट, इसकी कितनी है? अराउंड 61 सैटेलाइट इसके पास है। फिर हम जानते हैं सैटर्न के बारे में, यानी कि शनि के बारे में। तो शनि क्या है? प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम इसमें पाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अंगूठी पाए जाने वाला अगर किसी ग्रह के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के पास रिंग सिस्टम पाया जाता है। और ये रिंग सिस्टम आखिर में है क्या? ये कुछ नहीं बल्कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइस पार्टिकल्स एंड गैसेस, यानी कि कुछ बर्फ के कुछ टुकड़े और कुछ गैसेस से ये बना हुआ है रिंग सिस्टम। और इसको एक ऑर्बिट पूरा करने में कितना लगता है? 29 डेज, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे घूमता है। नेक्स्ट जानते हैं यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस क्या है? यूरेनस के पास 26 सैटेलाइट्स है और ये ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। नेक्स्ट इज नेपच्यून। तो नेपच्यून क्या है? नेपच्यून के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके NCERT में नहीं है। इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है कि ये एक एटमॉस्फेरिक गैसेस इसमें पाई जाती है जो कि है हीलियम एंड हाइड्रोजन। आई होप कि यहाँ तक आप सभी के लिए क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है, क्योंकि हम सन के बारे में पढ़ चुके हैं तो हम मून को कैसे मिस करते हैं। तो आइए जान लेते हैं मून के बारे में। तो ये मून होता क्या है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि ये सूरज का ये धरती का, यानी कि अर्थ का एकमात्र उपग्रह है। और इसकी डायमीटर कितना है? 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के
एक चौथाई हिस्से के बराबर जो है मून का आकार है। और इसका डिस्टेंस कितना है, ये हमसे कितनी दूरी पे है, तो वो होगा 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ओनली वन साइड इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ सिंस इट्स सेम टाइम सिंस इट थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, सिंस इट्स रोटेट्स इन सिंस इट्स सेम टाइम टू एज अर्थ टू मूव ऑन इट्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, सिंस इट टेक्स सेम टाइम होगा कि ये अर्थ के चारों तरफ घूमने में। देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमेशा प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, जबकि प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम लगता है अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में, जिसकी वजह से अर्थ से सिर्फ मून का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। उसके बाद देखिए 27 डेज टू मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो इसको कितना टाइम लगता है मून को धरती के चारों ओर घूमने में, 27 डेज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि एग्जाम में पूछी जाती है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, उन्हें आप याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला भी था कि हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलेस्टियल बॉडी के कुछ एग्जाम्पल थे एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। तो ये एस्टेरॉइड्स होते क्या है? एस्टेरॉइड्स कुछ नहीं बल्कि दीज आर द टाइनी बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ये क्या है? कुछ छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ है जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। एंड पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और ये क्या है? प्लैनेट का ही कुछ हिस्सा है जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुके हैं। उसके बाद आता है मीटेरॉइड्स। तो ये मीटेरॉइड्स क्या होता है? दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूव्स अराउंड द सन। यानी कि ये क्या है? कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एंड इट ब्रेक्स डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी कभार घर्षण होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग, वो है समटाइम्स दे कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपन इट ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी कभार क्या होते हैं कि ये जब फ्रिक्शन की वजह से टूट जाते हैं तब ये अर्थ के पास आने का कोशिश करते हैं। एंड फ्रिक्शन विद द एयर, क्यों? किसके साथ इसका फ्रिक्शन होता है? हवा के साथ, यानी कि एयर के साथ इसका फ्रिक्शन होने की वजह से ये टूट जाते हैं। एंड दे गेट्स हीटेड एंड बर्न कॉजिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट। और ये क्या हो जाता है? एयर के साथ रिएक्ट करके या फिर एयर के साथ फ्रिक्शन होकर ये टूटते हैं और टूटने की वजह से इसमें से कुछ एक चिंगारी से निकलती है जिसको फ्लैश ऑफ लाइट भी कहा जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये टुकड़े किसी वजह से धरती तक पहुंच जाए तो धरती तक पहुंचने पर ये क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े गड्ढे कर सकते हैं, यानी कि होलो इफेक्ट ये कॉज कर सकते हैं। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मीटियोराइड्स गेट्स बर्न्ट इन द एटमोसफियर। इसके ऊपर भी PYQ आ चुका है, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि एस्टेरॉइड्स कौन से लेयर ऑफ द अर्थ में बर्न होता है, तो वो है मीजोस्फेयर। इन सब के बारे में हम बाद में अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी होती क्या है? दीज आर द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो ये क्या है? बहुत सारे स्टार्स, कभी कभार क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी कि धूल मिट्टी से बने हुए कुछ क्लाउड्स एंड गैसेस का कुछ फॉर्मुलेशंस हैं। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो कई मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ है। सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। याद रखिएगा, सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी, विच इमेजिन टू बी अ सोलर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस वॉज कॉल्ड आकाशगंगा। पहले इसे क्या करके इमेजिन किया जाता था? एक सोलर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में घूमते हुए एक लाइट के जैसे इसको इमेजिन किया जाता था। किसको? मिल्की वे गैलेक्सी को, जिसकी वजह से इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द प्लैनेट। तो सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स कुछ नहीं है बल्कि ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ यानी कि ग्रहों के चारों तरफ घूमती रहती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद में जानिएगा पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो कि हमेशा
एक ही पोजीशन में रहता है आसमान में। आपको ये हमेशा आसमान में एक ही पोजीशन पे दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये रात को दिशा दिखाने के भी काम में आता है। दिशा दिखाने के लिए कौन सी दिशा? तो वो है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए पोल स्टार की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट आइए जानते हैं कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। हम लोगों ने कई बार ये वर्ड यूज़ किया है कि कॉन्स्टिलेशन। तो ये कॉन्स्टिलेशन होता क्या है? कॉन्स्टिलेशन कुछ नहीं होते बल्कि कुछ पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि बहुत सारे स्टार्स मिलके जब कुछ कुछ आकृतियाँ बनाए तब उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उषा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, इन सबको क्या कहा गया है? कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है। और ये सप्तऋषि जो है वो कुछ नहीं बल्कि उषा मेजर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो हमने क्या कहा? एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स सेलेस्टियल बॉडी होती है। तो ये सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है? द सन, मून एंड ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर नोन एज द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? वो सारी चमकती हुई चीज़ें जो आसमान में दिखाई देती है, इंक्लूडिंग द सन एंड मून, जो कि किससे बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ गैसेस से बनी हुई होती है। उन्हें क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। नेक्स्ट जानते हैं स्टार्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज द कॉन्स्टिलेशंस। लेकिन ये स्टार क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज जो कि विच हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। फॉर एग्जाम्पल सन, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की लाइट और हीट होती है उन्हें उन्हें स्टार कहा जाता है। से फॉर एग्जांपल सन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सन के पास खुद की लाइट और हीट होती है जो कि वो दूसरों को उधार पे देता है, या फिर जिसकी वजह से दूसरे सारे प्लैनेट्स भी चमकते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में मैंने जितना भी करवाया। इसी के साथ हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि इससे आपको, इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हुई हो तब काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, एंड एट द सेम टाइम फॉलो कीजिएगा सो एज टू सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके साथ हम भी ग्रो कर पाए। थैंक यू।